अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों PIA को उस वक्त बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मलेशिया में मौजूद उसका एक लीज पे लिया हुआ तैयारा मलेशियन अदालत के हुक्म पर कब्जे में ले लिया गया, रोक लिया गया और मुसाफिरों को वापस भेजना पड़ा। आज उसी तैयारे का पायलट और एक एयर होस्टेस हमारे साथ है, मामले की खोज लगाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैप्टन साहब, क्या हाल है? हाल क्या होना जी, सारी दुनिया में बेइज्जती हो गई है। हाँ बिल्कुल। आप ये देखें ना कि ये जिद्दबाजी जो है ना, ये पाकिस्तानियों की है। अवाम जुनैद साहब इतनी ज्यादा बदीद हो चुकी है, कोई साथ ही नहीं देता। मिन्नतें तरले करता रहा हूँ जुनैद साहब, मैंने ऊपर से भांप लिया था कि नीचे कोई खतरनाक मूवमेंट है। लोग जो फिर रहे थे ना एयरपोर्ट पे, मैंने ऊपर से देखा है। बल्कि इस बच्ची ने भी आके मुझे कहा कि पास दीक थले बंदे कोड़े फिरंडे ने नेड़े। मैंने कहा लगता तो मुझे भी मशकूक है सारा मामला। तो मैंने कहा सवारियों को, मैंने कहा यार एक स्टॉप पीछे उतार देता हूँ, वो तो वैगन च बह के आगे चले जाना। जो वो सिक्योरिटी आई उन्होंने पकड़ा तो आपको होगा, आप स्टीयरिंग पे बैठे थे। जाहिर है जी, सबसे पहले उन्होंने जो स्टीयरिंग पे बंदा बैठा हुआ उसे ही पकड़ना है ना। टांगों से पकड़ के उन्होंने मुझे नीचे खींचना शुरू किया। मैं तो स्टीयरिंग के साथ चमड़ गया। मैंने तो बड़ी चांगरे मारी। मैंने कहा मैंने नहीं उतरना, मैं घर से जाल लेके आया, मैंने मालकों को वापस करना। उन्होंने कहा मालक कौन? मालक हैं ही हम। जरा अपने मेहमानों को और अपने व्यूअर्स को मामला बता दें, हुआ क्या है। जी जी। PIA ने एक तैयारा लीज पे लिया था, वो वियतनामी तैयारा था और जो लीजिंग कंपनी थी वो आयरलैंड की थी। अच्छा। और कहा यह जाता है कि वो जो लीजिंग कंपनी थी उसके मालिकान जो थे वो इंडियंस थे, तो उनको तो मौका चाहिए। हाँ। तो उन्होंने, हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं था कि जो मतलब रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था, बरतानवी अदालत में ये मामला ऑलरेडी जेरे समाअत था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मलेशियन कोर्ट से ये ऑर्डर्स लिए और आनन फानन तैयारा अपने कब्जे में कर लिया और मुसाफिरों को उतार दिया गया। नहीं जुनैद साहब, देखें बात ये है कि की सियाने कहते ने कि किसी ने बुरा कहिए ना ते अपने ते रहिए ना। देखिए, जब आपको पता है कि ये किस्तों पे है चीज, आप क्यों उसे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं? मैं जुनैद साहब एक दफा किस्तों पे मोटरसाइकिल ली थी। मेरी एक किस्त मिस हो गई थी। उस वक्त मेरे पास बजट इतना नहीं था। मैं फौरी तौर पे पूरा महीना संभड़े आल फूफो की तरफ जाके मोटरसाइकिल खड़ी कर लीज पे गाड़ियां ली होती हैं और कोई किस्त शॉर्ट हो जाए तो शहर से बाहर नहीं गाड़ी लेके जाते। जुनैद साहब, मसला ये है कि आपने भी किस्तें देनी है, तो आपको क्या जरूरत है सवारियां भर के मलेशिया भेज दियो। सिद्दीक साहब, अगर आपने सवारियां भारी ली थी और मलेशिया ले गए थे तो एक आप काम ही कर लेते, आप जहाज के ऊपर प्रेस की या एडवोकेट की नंबर प्लेट लगा लो। फिर किसी ने नहीं रोकना था। नहीं पाई जी, उथे कौन पूछता जी, वो पाकिस्तान थोड़ा है, उथे कोई लिहाज नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यार आपने किस्तें देनी है। मैंने की लगा लेनी थी, सॉरी। वो भाई जी नहीं, वो नहीं, वो पुलिस वाकफ ही नहीं बनती। देखो ना, मैं कराची कर गया सजे, इस तरह फड्डा पै गया, मेरा महल्लेदार पुराना इब्राहिम उथे SHO लगा। मैं फौरन उन्हें फोन किया, इब्राहिम फॉर्म हो रही है। मैं कहा वो उतरे वेख मेरे ना की हो रही, उन्होंने मेरे से मसला हल करा। मलेशियन पुलिस वाला मेरी बात ही नहीं सुनता। अच्छा, उतारा कैसे मलेशियन पुलिस ने आपको? जुनैद साहब, मैंने तो पता ही नहीं ना लगा। इधरों दरवाजा हले सवारियां उतर रही हैं पीछे, मैं उत्थे एवें शीशे च अपना कंगी शंगी बाहर रहे हैं, वाल सीधे कर रहे हैं। अच्छा। ते अपना आ जेड़ी ये फातिमा है उधरों लैके आई है चाय। मैं क्या काकी, जिन्नी देर तक सवारियां ले रही ने, जरा मैनू तेज पत्ती वाली एक चाह दी कोफ दे दे, मैं जरा कुछ शॉपिंग करन भी जाना है मलेशिया। ते ए फातिमा कोल खलोती सी, ते मैं जुनैद साहब हल्की हल्की चाह दी चुस्की ले रही, नाल मैं शीशे च देख रही, नाल हल्का हल्का गाना गा रही। आए मौसम रंगीले सुहाने, पिया नहीं माने तो छुट्टी लेके। देखो जेड़ी सही गल है ना, वो मैं सुनावा। जब मैं इत्थे पहुंचे ना, तू छुट्टी लेके, ते कड़क बुआ खुले। मेरा कल छुट्टी लेके पे नहीं आया होगा, जब आपने कहा होगा आजा बालमा, तो फिर वो बालमा के लोग क्या? नहीं जुनैद साहब, पहले आ गया ना, ताही तो मैं डर गया। आजा बालमा ते आंदा तो मैं डरदा ना। लो जनाब, उन्हें आगे कड़क करके बुआ खोले है, ते मैं इधर देखे है, ते मैनू एक सिपाही दा मुंह नजर आया, सिर्फ सिर। अच्छा। पहले तो मैं डर गया, शायद कोई सिपाही दा सिर वड के इत्थे सुट गया।
मगर मैं जरा उच्चा होके देखिया तो थले सिपाही भी लगा सी। ज्यादा हिलो ना, चाह ना रुड़ जाए। पुत्र ऐसले तो नहीं ना फड़ी, ऐसले तो फातिमा कोले मैं दस रहा को मैंने फड़ाई। लो जनाब मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਧਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਧਰੂਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜੇ ਆ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਲਟਕੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲਟਕੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-2 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਰਜਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। चले शुक्र है स्टीयरिंग तो आ गया, जहाज चला गया बेशक। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਚ ਚੀਤਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। तो जनाब साहब अब मजे की बात ये है कि PIA का पायलट नीचे जाल में फंसा हुआ है और ऊपर से एयर होस्टेस फातिमा खिड़की में से देख रही है और बजाय बचान दे मैनू कह रही है पास दी के एक चाह दा कप होर ले आवां। सर जी ड्यूटी आखिर ड्यूटी होती है जी। आहो तो ड्यूटी टाइम ते दिया करो ना। पायलट जाल च फंसी है तो तुसी चाह पूछन डे। तो जुनैद साहब बात ये है कि जब उन्होंने जाल में मुझे फंसा लिया तो वो धरू के ले गए अंदर। अंदर पुलिस ही पुलिस। जुनैद साहब तो ना उन्होंने मुंह साडी पुलिस ना रलन, फीने फीने सिपाही उन्होंने। मैं डर गया, मैं कि यार होरे केड़ी कौम ने फाड़ लिया मैनू। जुनैद साहब बीच में से जो DSP था उनका, जाहिर है DSP होगा, जरा चौड़ा भी सी थोड़ा जिहा ते गिट्ठा भी सी, इस तरह तो DSP होंदे। लो जी मैनू कहंदा हाँ जी सदीक साहब कितनी किस्तें शार्ट है? मैं कहा जनाबे अली गल ये कि किस चीज दियां किस्तां पुछ रहे हो? बूट मैं अपने लए ने नवे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं जहाज की गल कर रहे हैं, कितनी किस्तें शार्ट है? मैंने कहा यार किस्तें तो मुझे नहीं पता शार्ट है कि नहीं, मैं तो जनाब उनका ड्राइवर हूँ PIA वालों का, पायलट हूँ आई मीन। तो कहते हैं जी इसकी किस्तें शार्ट हैं। मैं कहा जी फिर? कहते ने जहाज इथों नहीं जाएगा। तो मैं कहा साडा की करना जे? और DSP ने एक सब इंस्पैक्टर ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 नंबर वैगन ਚ ਬਾਤ। मैं कहा जनाब हमने तो पाकिस्तान जाना है, तो ये आपकी जो 9 नंबर वैगन है मलेशिया की, ये हमें कहाँ लेके जाएगी? कहते जनाब ये आपको लेके जाएगी ब्रुनाई के बॉर्डर तक। वो भी इस्लामी मुल्क है, अरबी मुल्क है। ब्रुनाई के बॉर्डर पे आपको उतारेगी, अगो ऊंठा ते बह के पाकिस्तान चले जाओ। फिर क्या हुआ? ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੈਗਨ ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? 9 नंबर ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਫੇਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, जो उन्होंने कहना था करना ही पड़ना था। पाकिस्तान में आमतौर पे वैगन ड्राइवर जो है ना वो पुलिस के चलान से बचने के लिए लिख लेते हैं पंजाब पुलिस को सलाम। तो आप तैयारे पे लिखा रहे थे मलेशियन पुलिस को सलाम। नहीं जनाब साहब मैं तो आंदे एप्लीकेशन दी थी जी ऑफिस से। मैं कहा यार खुदा के वास्ते इस जहाज जो है हमारे PIA के, इनके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखवाएं खैर नाल जाते खैर नाल। और मैंने कहा ये जो हमारी बसें हैं ये ऐसे ही नहीं खैर से आती जाती, इनके ऊपर लिखा होता है। मैंने कहा जितनी देर तक हमारे जहाजों की किस्तें नहीं उतरती इनके ऊपर लिखवाना पड़ेगा आपको। जा तेनू रब दियां रख, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये यूं कर लें कि आइंदा के बाद कॉकपिट में 2 पहलवान भी रखें, जब पुलिस वाले पायलट को इधर से खींचे तो 2 पहलवान आपको ऊपर से खींचे। यानी किस्ता ना देना, पायलट अद्धा अद्धा करा। जनाब साहब खुदादा वास्ता है, आप माशाल्लाह बड़े पहुंच वाले आदमी हैं, साफी हैं, आप अपना इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं। इसके लिए जरिए अपने प्रोग्राम के ये अपील करें कि ये किस्तों शिस्तों वाले मामला अब खत्म करें। ये देखें आपके सामने है सियालकोट,
जी जी देखा ना जी, हाँ जी। वो एयर सियाल शुरू किया उन्होंने, हाँ। बेहतरीन उन्होंने कंट्रीब्यूट करके आपस में पैसे शैसे बड़ी इज्जत के साथ अपनी एयरलाइन चला ली है। ओ यार मरते क्यों चाहते हो खुदा के वास्ते, 4 बड़े बड़े बंदों को इकट्ठा करके पीआईए को सीधा पदरा कर लो। बहरहाल जी बेइज्जती तो सारी दुनिया में हुई है जी ਉਹ हमारी। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ऊपर से अपनी बेटी को बार-बार कहती है कि इस मुंडे ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈ। मैं तो जी उस दिन से खुद शर्मिंदा फिर रही हूँ। सारे रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे मेरा। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਪਾਸਦੀਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। मसूफ के पास एक मलेशिया का सूट था, वो मलेशिया की वजह से नहीं डर से पहन रहे। जुनैद साहब, तुसी मलेशिया कपड़े की गल करते हो, आपस में बैठे हुए हैं। मैं बड़ी पसंद करता था फिल्म स्टार नदीम की, वो कैसेट रखी हुई थी। वापस आते ही सबसे पहले मैंने वो कैसेट निकाल के किसी दोस्त को दे दी। और मैं क्या ले जाओ भाई, ये ना हो कि कुड़ी भी निकल के फिर मैंने फाड़ लवे। जैसे पाकिस्तान में एक चालान होता है तो फौरी तौर पे पुलिस को आप किसी बंदे का, बड़े बंदे का नाम लेके जान छुड़ाने की कोशिश करते। मसूफ पे जब आया ना पूरा वक्त, तो पुलिस ने पकड़ा तो कहते महातीर मेरा खालू है। नहीं, मैं सच्ची गल तुहानू करांगा, जदों आई है ना पुलिस, जदों मैनू खिच रहे सन थल्ले ते मैं स्टीयरिंग फड़िया सी, मैं उस वेले उच्ची उच्ची सफर दी दुआ पढ़दा रहा। क्योंकि देखो जिन्ना मर्जी साडा पीआईए डुब जाए, असीं सफर दी दुआ नहीं छड्डनी। वो तो नीचे से वो जो था ना जी, सिपाही मुझे खींच रहा, उसने मुझे कहा सफर मुक गया है, हुण तुसीं फड़े गए हो, हुण रिहाई दी दुआ मंगो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इज्जत और तकीर ना देने का तहिया कर लिया, यही वजह है कि अब वो यही जो जितने स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपना जो फन है वो अगली नस्ल को या किसी और को मुंतकिल करने से उन्होंने गुरेज किया। भाईजान, थोड़ा सा माजी में चलते हैं। हमें से सबने देखा होगा कि आज से कोई 15-20 साल पहले अक्सर हमारे जितने भी शहर हैं उनकी गलियों में, मरकजी शाहराहों पे आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स नजर आया करते थे जी। कोई गाना गाता था, कोई तमाशा दिखाया करता था, और मुख्तलिफ अंदाज में एंटरटेन किया करते थे पब्लिक को। वो सारे अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल आपको बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आते, और छोटे शहरों में भी खाल खाल आपको कहीं नजर आते हैं। बड़ी मदारियां शिदारियां होती थी, बंदर का तमाशा, सांप का तमाशा, वैसे भी जादू शादू भी करके छोटे मोटे दिखाते थे। गाने भी गाया करते थे, और वो एक तारा गाया करते थे बड़े लोग। वो एक तारे के साथ गलियों में आके तो गाना शाना सुना। अब नजर भी नहीं आते। मतलब बड़े अफसोस की बात है कि हमने अब जितने भी मतलब फनून लतीफ़ा है, ये भी फनून लतीफ़ा की एक बड़ी बाइज्जत शक्ल है, पूरी दुनिया में इसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। हमें पता नहीं क्या हो गया कि हमने इसको एक गुर्बत का सिंबल बना लिया है। इसको बिल्कुल हमने कोई इज्जत और तकीर ना देने का तहिया कर लिया है। यही वजह है कि अब वो यही जो जितने स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपना जो फन है वो अगली नस्ल को या किसी और को मुंतकिल करने से उन्होंने गुरेज किया है। अब यहाँ तो हर बंदा सिर्फ एंकर ही बनना चाहता है। अगर एंकर को कहा जाए तुम एक दिन के लिए स्ट्रीट परफॉर्मिंग करो जाके, तो वो फौरन जवाब दे दे। ये इतना मुश्किल फन है, इसलिए तुम्हें याद करवाया कि तुम हल्का हल्का गा लेते हो। ये देखो ना कि हम जो भी है, थोड़ा सा सुना दें। क्या सुनाओ? गा लेते हैं, थोड़ा सा सुना। मुझे गाना ना आता है यार, नहीं आता। नहीं, तुम ये देखो कि हम लोग जो है, ये बड़ा मुश्किल फन है। देखिए, बिल्कुल आप जो आपके व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो बिल्कुल बगैर किसी दीवार के हायल हुए वो आपके सामने खड़े हैं, आपको फौरन दाद मिल जानी है। और चले जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनको तो किसी जाब्ते के तहत बिठाया होता है ना, वो टिकट खरीद के बैठे होते हैं, किसी प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं। यहाँ तो हर रात चलता है, जो रुक के आपको देख रहा है, कोई भी कमेंट पास कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कुछ भी हरकत कर सकता है। तो यहाँ पे परफॉर्म करना या एंटरटेन करना ऐसे लोगों को जो किसी जाब्ते के पाबंद नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। फिर सर साइकिल चलाना, वो साइकिल बिल्कुल हमारे यहाँ
यहाँ जो 72 घंटे साइकिल चलाया जाता था मुख्तलिफ खुले मैदानों में, वो भी स्ट्रीट परफॉर्मिंग की एक शक्ल यार थी। सर्कस हर दूसरे शहर में लगी होती पहले, थी, हाँ। सिर्फ लकीरानी सर्कस ही नहीं थी। हाँ जी। पता नहीं कौन कौन सी जुबली सर्कस, चाइना सर्कस, फलानी सर्कस, और वो बाकायदा बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट Entertainment। जी बिल्कुल। देखो कि स्ट्रीट परफॉर्मिंग की जितनी भी शक्लें हैं, नॉट स्ट्रीट परफॉर्मिंग, मैं कहता हूँ फनून लतीफा की जितनी भी शक्लें हैं, इब्तदाई तौर पे वो स्ट्रीट परफॉर्मिंग के जुमरे में ही आती थी। मतलब एक्टिंग भी पहले स्ट्रीट परफॉर्मिंग की शक्ल में होती थी, सही। गुलकारी भी पहले स्ट्रीट स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मिंग बाकायदा होते थे, स्ट्रीट सर, थिएटर होते मतलब थे। आज से 4000 साल पहले यूनान में स्ट्रीट परफॉर्मिंग के अगर आप रूट्स को ट्रेस करें तो ये यूनान, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उस वक्त इसको बाकायदा एक फन की शक्ल दी गई जब गालिबन 1830 में बरतानिया ने इसको कानूनी हैसियत दी। अच्छा। और मलका विक्टोरिया के दौर में स्ट्रीट परफॉर्मर्स को बाकायदा वजीफा मिलता था, मंथली उनको यानी सैलरी दी जाती थी। नहीं, वैसे जुनैद अभी दूसरे मुल्कों में अभी भी बेतहाशा स्ट्रीट परफॉर्मर नजर आते हाँ जी, होते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या हुआ है, हमारे यहाँ तो देखो ना हजारां खुसरे बेचारे खज्जल हो गए। सीरियसली ये जो हिजड़े हैं ये बड़ा एंटरटेन करते थे, डांस वांस, ये वो किसी के घर में कोई काका हुआ है, बच्चा हुआ है, या किसी को ब्याह शादी की खुशी, वो सब कुछ बंद हो गया, वो खत्म हो बेचारे गया। मांगते फिरते हैं। अच्छा, सिर्फ ना जाविया निगाह का फर्क है। देखो बात ये है कि अगर आप उनको थोड़ी इज्जत दो कि वो फनकार है, हाँ जी। और ये भी ना सोचे कि उसको किसी मतलब उसको किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिली। जी बिल्कुल। हो सकता है कि उसने अज खुद इसको चूज किया हो कि मैंने गली में ही गाना है, मैंने गली में ये करतब दिखाना है, यार मैंने फलां बकायदा सड़क पे गाना चंगे है। बड़ी ये रोजी कमा लेते थे हिजड़े जो थे। गोगेर के मौजूद बंदियां ने 10-10 को हिजड़े रखे होंगे। भाई जी की कर रहे हो आजकल? मेरे अपने 10 खुसरे ने। मेरी बात सुनो, फजूल बात कर। तुम देखो कि दुनिया के आज अमेरिका में भी, बरतानिया में तो 1830 में इसको कानूनी शक्ल दी गई है ना जी। अमेरिका में 1910 में इसको कानूनी शक्ल दी गई। ना सिर्फ कानूनी शक्ल दी गई जी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये न्यूयॉर्क में किसी भी जगह पे इनको रोका टोका ना जाए। जो भी स्ट्रीट परफॉर्मर, जैसे लंदन में किया गया ना 1910 में, न्यूयॉर्क में ये कानूनी तौर पे ये किया गया कि ये स्ट्रीट परफॉर्मर जहां चाहें ये परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उनका मकसद क्या था? चाहे वो बरतानिया हो या वो अमेरिका हो, उनका मकसद था टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, सयाहों को अट्रैक्ट करना। आप लंदन चले जाएं, आप मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं, तो पेरिस में कोई स्टैचू बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो बिल्कुल सही। अच्छा, तुम देखो कि जिन मुल्कों ने इनको रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया जी, जी। स्ट्रीट परफॉर्मेंस को, हाँ जी। उन्होंने फिर उसका फल भी हासिल किया। बॉब स्टीवर्ट जो बरतानिया में बेस्ट सेलर था, रॉक स्टार और सॉन्ग राइटर था, जी, जी। वो पहले क्या था? पहले वो लंदन की सड़कों पे गाया करता था। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली वो उसने मुख्तलिफ तरक्की की मनाजिल तय करते की हुए है, हाँ जी। फिर बेस्ट सेलर का अवार्ड जीता। यार यहाँ पे आप रेशमा जी देख लें, बहुत बड़ी हमारी सिंगर हुई हैं। वो पहले स्ट्रीट सिंगर थी। ये हमारी जो आजकल गा रही है नसीबो लाल, हाँ जी। ये स्ट्रीट सिंगर हुई है। फिर हमारी वो 2 और हैं फनकाराएं जो वो इंग्लिश गाना भी बड़ा गाती हैं, वो देखे ना किस तरह पॉपुलर हुई हैं। अच्छा, उनको बड़ा अच्छा फनकार जो है वो इस तरह स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। उनको सामने लाने में, ये जो अभी तुम इन 2 बच्चियों की बात कर, उनको सामने लाने में किसी इदारे ने कोई रोल प्ले नहीं किया, वो सोशल मीडिया लेके हाँ जी, सोशल हाँ, रेशमा के दौर। लेकिन रेशमा भी उस वक्त पॉपुलर हुई जब वो रेडियो या टीवी पे आई। लेकिन ये लोग तो, जैसे अमेरिका में रॉबिन विलियम है, स्टैंड अप कॉमेडी का बादशाह समझा जाता है। अभी 2-4 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। वो पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पे लोगों को हंसाया करता था, फिर बाद में वो भी उसने एक मतलब उसको रिकग्निशन मिली और फिर उसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर हमारे यहाँ मेरे ख्याल स्ट्रीट परफॉर्मेंस की जगह स्ट्रीट क्राइम आ गए। हाँ, ये भी एक वजह है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे की भी एक बड़ी अच्छी तरकीब है कि अगर आप स्ट्रीट परफॉर्मेंस को इनकरेज करें। यार ये जो माल रोड है ना, ये मैंने खुद बुजुर्गों से सुना हुआ है कि यहाँ पे बाकायदा ये जो इर्द गिर्द बिल्डिंगों के फुटपाथ हैं, वहां पे लोग वो छोटी छोटी छतरियां, अम्ब्रेले लगे होते थे, उनके नीचे लोग बैठे होते थे, कुर्सियां मेज लगे होते थे। जिस तरह आपको लंदन या यूरोप के ममालिक में कई जगहों पे सड़क पे नजर आता है, इस तरह यहाँ पे था। हाँ, वो ये तो सारा आप देखो ना, हबड़ तबड़ ही पड़ गई ना। कोई सिर पैर कोई ऐसा कोई कानून है ही नहीं ना हमारे यहाँ तो। वरना बहुत सी ऐसी जगहें हैं अब भी लाहौर में
जहां पे ये चीजें आपको नजर आ सकती हाँ हैं जी। और इनका बंदोबस्त करना चाहिए। इसके लिए बाकायदा लोग बिठाएं, जिस तरह आपने कामरान लाशारी साहब हैं जो हमारे जी। ब्यूरोक्रेट रिटायर, उन्होंने देखे ना ये जो है फूड स्ट्रीट, और फिर वो उधर जाके आप देखें वो जो बाजार हुस्न में सारा मकानों को रंगीन कलर किया और स्ट्रीट वहां पे भी फूड स्ट्रीट बनाई। बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए हैं। फिर ये जो अपनी नहर है लाहौर वाली, उसको बड़ा खूबसूरत वो सजाते रहे हैं मुख्तलिफ त्योहारों के ऊपर। उन्होंने वहां पे बड़ी लाइटिंग और मुख्तलिफ चीजें बना के पानी में छोड़ी, वो बतखें और दूसरे जानवर बना के। तो इस तरह लोग किस तरह जोग दर जोग पूरी नहर बंद हुई होती है, उनको देखने आते हैं। तो लोगों को सुकून देने के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें बड़ी अहम होती हैं। ये सारा कुछ आपको खत्म होता हुआ नजर आता है या खत्म हो चुका है, इसलिए आप देखें ना कौम भी चिड़चिड़ी सी हो गई है। ये आप सोशल मीडिया देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आप अपनी सियासत देख लें, आप जहां भी जाएं, दफ्तरों में चले जाएं, हर बंदा आपको सड़ा सड़ा नजर आता है, हर बंदा लड़ता हुआ नजर आता है, हर बंदा एक दूसरे के गिरेबान को आता हुआ नजर आता है। उसकी वजह यह है कि ज़हनी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। एंटरटेनमेंट का या तफरीह का कोई भी जरिया रहा ही नहीं रहा। जी जी अजीजी भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी तुम जुल्फी उर्दू ना बोलो, अभी बहुत छोटे दिन है, जरा मौसम खुल जाए, दिन खुल जाए फिर यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं यूनिफॉर्म पा गया, ਉਂਝ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। यानी आपका इसको पता है ना, अगर ऐनक किसी ने बनवा ली तो या ये बेलनी देगा या मैनू नहीं लेना पड़ेगा। नाजरीन, आज हस्बे आल के इस अलामती कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसकी अहमियत शायद वही जानते हैं जिनको चश्मा लगा होता है, यानी एक ऐनक साज। जी, ओ माय गॉड, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, इसको तो मैं ढूंढता फिर रहा हूं। ये वो भाई साहब हैं जिनको मैंने जाके अपना नंबर दिया ऐनक का, जो मुझे डॉक्टर ने चेक करने के बाद लिख के दिया। ऐनक इनसे बनवाई है यार। पा जुनैद को 2 महीने मुझे चक्कर आते रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, मैं कौन सी ऐनक लगा बैठा हूं, तो पंगूड़े में बैठ गया हूं। लो भाई जी, मुझे समझ ही ना आया कि ये ऐनक लगाई है या पबीरी लगाई है, चक्कर क्यों आ रहे हैं, सिर क्यों गोल गोल घूम रहा है। लो जी, मैंने आक के एक दोस्त था मेरा, उसको कहा, उसने कहा यार फलां ऐनक वाले के पास जाओ। उसके पास मैं गया, उसने मेरा नंबर भी देखा ऐनक का और ऐनक भी देखी। कहता भाई जी आपने गलत नंबर की ऐनक बनवा ली हुई है। देखो मेरे भाई, जिस शख्स के पास आप गए हो उससे मेरा कारोबारी मुखालफत चल रही है। उसका काम जब मेरे पास आएगा तो मैं भी उसको यही कहूंगा। तो इस तरह रकाबत चलती रहती है। नहीं, रकाबत वाली बात नहीं है। जब उसने मुझे कहा कि गलत नंबर की ऐनक है, तो मैंने फिर उससे नहीं बनवाई, मैं सीधा वापस आई स्पेशलिस्ट, असल बात ये है जिन्होंने लिख के दी थी, मैं उनके पास गया। मेरे पास भी डिग्री है। एक मिनट ठहर जा भाई, एक मिनट ठहर जाओ। तुम तो एंटाइटल ही नहीं हो नजर चेक करने के, ये तो एक आई स्पेशलिस्ट चेक कर सकता है। और तुम लोगों ने, हर बंदा जो है, जो ऐनक साज है, उसका काम सिर्फ चश्मा बनाना होता है, नजर टेस्ट करना इनका काम ही नहीं, इनकी जॉब ही नहीं है। कह रहे हो सर जी, ये एवं आई स्पेशलिस्ट बने हुए ने, कईयों ने तो अखा च पाने वाले ड्राप भी रखे हुए हैं। हाँ बताओ। देखो हम नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे, उसका बेटा भी यही काम कर रहा है, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वही फ्रेम जो चाइना से या स्मगल होके लॉन्चों के जरिए बोरियों में भर के आते हैं, हार्डली 50 या 100 रुपए का एक पड़ता है आपको, और आप वही फ्रेम जो है 3 से 4,000 5,000 रुपए में। मेरी बात सुनिए, अगर मैं ही वो 50 रुपए बताऊंगा, आप कहेंगे ये बकवास फ्रेम है। उसकी मैं कीमत ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग कहते हैं गुड। इसका मतलब है आप लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं। और सर जी, इन्होंने दुकान पर लिखा होता है नजर का मुफ्त मुआयना करवाएं। अगर मुआयना करवा के दुकान से बाहर निकले तो फौरन पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये उनके लिए मुफ्त है जो यहाँ से चश्मा खरीदे। पान मोटे, तू कोई मुफ्त वाली जगह छड़ी भी है कि नहीं?
भाई हर शख्स के लिए मुफ्त नहीं होता मेरे भाई, हमने बिजली का भी खर्च करना होता है, दुकान का किराया भी देना होता है। अब हर आदमी के लिए मुफ्त अगर बनवाने लग जाए तो फिर तो काम हो गया हमारा। नहीं तो फिर सीधा कहो ना, जब फिर बंदा आपसे मुआयना करवाने के बाद ऐनक खरीदता है तो आप मुआयने वाली फीस भी ऐनक के फ्रेम में निकाल लेते। सर जी बड़े लुटेरे ने बंदे दी मालियत हैसियत वेख के उसको पैसे मांगते ने। मैं कई बार गया दुकान ते गड्डी ते भी गया, यूनीफॉर्म पा गया, ਉਂਝ भी पा गया। मैं कहा यार मैनू जरा घट नजर आउंदा, नाले मेरी अखां दर्द करदियां ने। कहंदे छट्टे मारो ठंडे पानी नाल सही हो जाओ। यानी आपका इसको पता है ना, अगर ऐनक किसी ने बनवा ली तो या ये बिल नहीं देगा या मैनू नहीं लेना पड़ेगा। हर चीज के पैसे बनाते हैं यार, हर मजबूरी को खरीदते हैं ये लोग। अगर आप कहें ना जी ऐनक बना दे, हाँ जी बना देते हैं जी, हफ्ते बाद आ जाएं, 500 रुपया लगेगा। अगर आप कहते यार हफ्ते बाद नहीं 2 दिनों में बना दो, अच्छा फिर आपके लिए कारीगर को ओवर टाइम देना पड़ेगा, बहुत मसरूफ है हमारा कारीगर, आप फिर 700 दे देना। तो अगर आप दुकान के पीछे जाके देखें कारीगर कितना मसरूफ है, पीछे ईटां ते बैग ते मसवाक करन डे। देखिए कारीगर जो होता है वो हमारी कोई फूफो का बेटा नहीं है, उसे उजरत तो देनी पड़ती है भाई। सर जी पैसे तो ये ऐसे बनाते हैं कि ऐनक का पेज कसवाना हो तो उसके भी 50 रुपए मांग लेते हैं। हालांकि तुम्हें दुकान पे जाना ही नहीं चाहिए, खुद भी तू अगर सिर भार पेचते खड़ोगे तो घूमन घेरी लवे तो पेच कसे आ जाएगा। सर अक्सर देखने में आया कि प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं करते हैं, जौन सी मर्जी ऐनक उठा के लगा के कह देते हैं वाह 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 ये फ्रेम तो बना ही आपके लिए। ऐसी भी बात नहीं है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिस पर फ्रेम अच्छा लगता है। अब ये साहब जब दुकान पर आए तो अच्छा। 250 फ्रेम चेक कर लिए, तो मैंने कहा भाई फ्रेम आपके काबिल नहीं है, अब हाथ में शीशे पकड़कर और चलते बनो। यार बाकी 100 लूटमार इनकी बर्दाश्त हो जाती है, मगर भा जुनैद ये जो कीमत के हवाले से लूटते हैं ना, हाँ जी बाखुदा सारे पाकिस्तान में 99% 2 नंबर फ्रेम इन्होंने रखे होते हैं और असली फ्रेम से भी ज्यादा के पैसे लगा रहे होते हैं। लोग बेचारे बेवकूफ बने हुए हैं, दे के पैसे चलते बनते हैं। एक दिन मैं इसकी दुकान पे गया तो वो एक गाहक से लड़ रहा था, वो नजर टेस्ट करवा रहा था, एबीसी का चार्ट उससे पढ़वा रहा था। अच्छा और 10-15 मिनट वो बेचारा बैठा रहा, कहता नहीं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तंग आके उसको मारना शुरू हो गया, तुमसे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? कहता जी मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूं? नाज़रीन यहाँ में ले रहे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको एक सरकारी सीट पे बिठाया हुआ है जी। आपको अपनी, बेशक वो आपकी फाउंडेशन हो, कोई सोशल वर्किंग हो आपकी, आपको उस सीट पे बैठकर करने का कोई हक नहीं। हक नहीं। अच्छा जी, आजकल आपको मीडिया के थ्रू पता चल रहा होगा कि आजकल गवर्नर अवार्ड्स बहुत तकसीम हो रहे हैं। हाँ जी ट्रैवलिंग कंपनियों से लेके दवाइयां बनाने वाली कंपनियों तक, हाँ जी और फिर ये अपना रियल एस्टेट वालों से लेके तो पर आप चले जाएं तो अपना साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों फैक्ट्रीज तक का हाँ जी अवार्ड दिए जा रहे हैं गवर्नर पंजाब की तरफ से। जी वैसे मुबैना तौर पर हर शख्स ये कहता है कि ये जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ गवर्नर अवार्ड तकसीम करते हैं, जी जी इसमें खास तौर पे कोई ना कोई मफाद होता है। और इनके लिए हमारे जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं पंजाब के हाँ जी। इनके लिए ये कहा जाता है मुबैना तौर पर कि ये अपनी एनजीओ के लिए फंड बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं। इस तरह के बड़े बड़े लोगों को गवर्नर हाउस में बुला के अवार्ड दिए जाते हैं। पिछले दिनों में कोई इन्होंने दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के मालकान को भी बुला के अवार्ड दिए। जी जी और फिर ये जो अवार्ड की तकसीम है, ये भाई गवर्नर हाउस के अंदर किस लिए है? इसका क्या तुक क्या बनता तुक है? है? अगर हाँ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई ये तकरीब करनी है तो वो वजीर आला साहब करें और वो किसी ऐसी जगह पे करें जहां पे पता चले कि ये एक अवामी फंक्शन है या अवाम के लोगों को या अवाम के इस तरह के जो अपना टेक्निकल लोग हैं हाँ उनको जी, सराहा सराहा जाए। जाए। इस तरह सरकारी बिल्डिंगों के अंदर यहाँ जो पजीराई है, ये लगता है कि कोई निजी निजी मामला मामला है हाँ जी और पूरे पाकिस्तान की अवाम जानती है कि इन्होंने एक सर्वर फाउंडेशन बनाई हुई है जी जिसको ग्लासगो में इनकी बेगम साहिबा जो हैं वो लीड करती हैं। यहाँ पे ये खुद उसके हवाले से काम करते हैं। तो भाई आपको रियासत का एक इख्तियार दिया गया है, एक ओहदा दिया गया है, आपको एक सरकारी सीट पे बिठाया हुआ है। जी आपको अपनी, बेशक वो आपकी फाउंडेशन हो, कोई सोशल वर्किंग हो आपकी,
آپ کو اس سیٹ پہ بیٹھ کر کرنے کا کوئی حق نہیں. حق نہیں ہے. ہاں جی. آپ کو میرا خیال ہے کہ یا وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے, پھر آپ اپنی این جی او چلائیں. تو اگر آپ سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس طرح کا نہیں کر معاملات کریں. اس طرح شک و شبہات بڑھ رہے ہیں پیدا ہوتے ہیں. ہاں. کیونکہ یہ بھی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ سے آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے اس علاقے کے لوگوں کو آپ بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں. اچھا. تو بھائی جی یا تو پھر چھڈ کے تے لنگوٹا کس کے تے آ جاؤ میدان چ, یا پھر اگر آپ نے سرکاری طور پہ ریاست کا ایک عہدہ لیا ہوا ہے تو صرف اسی کو انجوائے کریں. آپ اگلی تیاریاں اس سیٹ پہ بیٹھ کے نہ کریں. بہت اچھے. بھائی آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کو ریاست کا بہت اہم عہدہ دیا گیا ہے. ہاں جی. آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے اگر کسی کو بھی کسی کی پذیرائی کرتے ہیں, کسی کو کوئی ایوارڈ دیتے ہیں, یا کسی سے آپ کوئی ملاقات کر کے اس کی پذیرائی کرتے ہیں, ہاں جی. اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو اس کو سرکاری سند مل جاتی ہے. بالکل. مخبری یہ بھی ہے میرے پاس کہ آپ نے جا کے ایک ایسی نجی سوسائٹی کا رہائشی سکیم کا افتتاح کیا ہے جی. جو ٹھیکے کی زمین پہ بنی تھی. ہاں, ٹھیکے کی زمین کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے زمین لے لوں کہ بھائی جی میں نے ٹھیکے دے دو, اتنے سال واسطے میں وانی ہے, اچھا. اور میں وہ لے کے وان دی بجائے اتنے رہائشی سکیم بڑھا کے تو بیچ دوں. اور آپ اس کا افتتاح کر کے آئے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کچھ خیال کریں. لوگ سارے یہ جانتے ہیں کہ بھائی اس کا گورنر صاحب نے افتتاح اوریجنل کام یہ لاسمن بڑی اچھی ہوگی ہے. سوسائٹی, اور ہاں اس میں جی. کوئی داغ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. بالکل. اس میں اگر کوئی روڑا پڑ جائے یا اس میں لوگ بیچارے اپنے پیسے گوا بیٹھے فراڈ تو پھر اس کے ذمہ دار میں معافی چاہتا ہوں, آپ بھی ہیں. بالکل. پھر ایک مخبری آپ کے حوالے سے یہ بھی گونج رہی ہے کہ ایک یہاں پہ ایئرپورٹ کے قریب کوئی سوسائٹی ہے جی. اس کے آپ بڑے چکر لگاتے ہیں, جبکہ اس کے معاملات اس سوسائٹی کے بھی بہت زیادہ خراب ہیں. آپ کو وہاں سے دور رہنا چاہیے. ہاں جی. لوگ تو مبینہ طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ پلازا ہے, آپ اس لیے وہاں پہ جاتے ہیں. مگر بھائی ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی اپنی جائیداد بنائیں یا کاروبار کریں, مگر آپ کو ایسے معاملات سے دور رہنا چاہیے جو کلیئر نہیں ہے. ایسی ایک سوسائٹی کے معاملات میں بھی آپ تھوڑے سے مخل ہوتے ہیں مبینہ طور پر, جس کا نیب کے پاس کیس ہے. نیب میں کیس کیوں ہے اس کا؟ ان کی گاڑی دھواں مارتی ہے. نیب میں کیس ظاہر ہے یار, کوئی نہ کوئی غلط کام ہی ہوتا ہے. کہتے یہ ہے مبینہ طور پر کہ انہوں نے کسی برساتی نالے پہ قبضہ کر لیا. نیب کہتی ہے کہ 12-13 ارب روپیہ جمع کراؤ, وہ کہیں دینے کو 2-2.5 ارب چلی گل مک جاتی. برساتی نالا یہ صرف برسات میں چھوڑ دیا کریں, باقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری عہدیدار لوگ ہیں, جو حکومتی عہدیدار لوگ ہیں, جو ریاست کے اس وقت عہدیدار ہیں, ان کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ کے معاملات اپنے بھی غلط ہو سکتے ہیں, نہیں, مگر جو غلط آدمی ہے اس سے کے قریب آپ ہوتے ہیں تو آپ بھی شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں. وہ بڑی ایک مشہور مثال ہے نا کہ کوئی گورنر ادھر ہوتا تھا نا, تو اس کا کوئی بچپن کا دوست تھا, اس کا بیٹا پکڑا گیا ڈکیتی میں. اس نے آگے کہا گورنر صاحب منڈا ڈکیتی چ پھڑیا گیا تے چھڈاؤ, پولیس والے نو کہو. گورنر صاحب نے کہا تمہاری مت وج گئی ہے, میں ڈاکو کا کہوں کہ اس کو چھوڑ دو. وہ آگے سے لڑ پڑا, لاڈلا سا دوست تھا, انہوں نے کہا یار ہاتھ ہو گیا, اس طرح نہ کرو, اور گورنر بن کے میرے نہ بدیت ہو گیا. گورنر صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ اچھا کچھ کرنے. انہوں نے آئی جی جو تھا اس وقت کا پنجاب کا, ان سے کہا کہ یار آپ نے کبھی ہمارے ساتھ کھانا ہی نہیں کھایا. انہوں نے کہا گورنر صاحب آج جی آ جاتے ہیں. وہ پہنچ گئے, گورنر صاحب نے اپنی یار کو بھی ساتھ بٹھا لیا, ساتھ آئی جی کو بٹھا لیا, کھانا کھانے لگ گئے. کھانا کھاتے ہوئے اپنے یار کے منہ میں نوالے دیتے رہے, نال کہتے رہے چوری صاحب بھی لو نا, بہت اچھے میرے دوست ہیں بچپن سے. یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈکیتی میں تو نہیں پکڑا گیا. یار یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آئی جی صاحب روٹی کھا کے دفتر ٹر گئے, وہ یار پھر لڑن لگ پیا, یار کیا کیوں نہیں آئی جی صاحب کو. انہوں نے کہا تیری مت بج گئی, تیرے لیے اتنا ٹائم آیا کیا, میں نہیں کہنا, خود چلا جا آئی جی صاحب کے پاس, وہ تیرا کام ایسے کریں, اٹھ کے کریں. اس لیے غلط بندے کے جب آپ قریب ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ جو تیری انا ہے, ہونا اس نے بھی فنا ہے. خوش رہیں,
خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.